हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने इस चैनल पर जैसा कि हम सिविल सर्विसेज और स्टेट एग्ज़ाम्स के हर एक विषय का बहुत ही प्रॉपर डीप में अध्ययन कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक विषय के बारे में हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही डिटेल में प्रोवाइड किया जाए। तो दोस्तों, अपने इसी प्रयास की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, अपने इस चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। और आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और हम बात करने जा रहे हैं आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो किस तरीके से कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं और भारत में किस तरीके से न्यूक्लियर टेक्निक का विकास हो रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिस तरह से आपको इस फिगर से ही समझ में आ रहा है कि हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो दोस्तों, जैसा कि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, तो इसमें हमको जो फोकस करना है, दो चीज़ों पे करना है। एक तो है न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, और दूसरा है ITER, इंटर थर्मल एनर्जी रिएक्टर, इंटर थर्मल एनर्जी रिएक्टर। तो हम इन दोनों पे बात करेंगे और हम जानते हैं कि जहाँ पे भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात आएगी वहाँ पर उसका संबंध किससे होगा? ऊर्जा क्षेत्र से होगा। इसका संबंध किससे होगा? ऊर्जा क्षेत्र से, रिएक्टर वगैरह से इससे संबंध होगा ही होगा। इसका संबंध किससे है? हमारा पूरा ऊर्जा क्षेत्र से है, ठीक है। तो देखते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ऊर्जा नाभिकीय तकनीक से, जब हम बात करते हैं कि नाभिकीय तकनीक से ऊर्जा का किस तरह से उत्पादन करना है, किस तरीके से उसका प्रयोग करना है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माइंड में आता है या होता है, जो भी कहना चाहें हम, वो होता है हमारा यूरेनियम। ठीक है। तो यूरेनियम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, और आजकल संवर्धित यूरेनियम का भी प्रयोग किया जा रहा है और थोरियम का भी प्रयोग करने की प्रयास किया जा रहा है। तो इसी को हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो बचपन में हमने पढ़ा है दो प्रोसेसेस को। एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। इनको हमने बचपन में देखा है और बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। कई ऐसे काम होते हैं जो हम बचपन से करते हैं और जवानी तक में देखते रहते। तो ऐसे ही नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन है। जब हम साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तब से एक तरह से हम इनके बारे में देखते हैं। तो इनमें क्या होता है, इसको हम देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि फिज़न और फ्यूज़न वर्सेस किया गया है, ठीक है। तो फिज़न की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, एक हमारा एटम है, ठीक है, एक हमारा एटम है। ये छोटा सा एक पार्टिकल आया और इसको धक्का मार दिया, समझ लीजिए। और धक्का मारते ही क्या हुआ? ये भाई साहब दो में बट गए, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसमें कि एक जो था वो दो में बट गया, और यहाँ पे क्या हुआ? जो दो लोग थे आपस में आए, गठबंधन किए और सरकार बना लिए। तो फिज़न में क्या हुआ रहा है हमारा? फिज़न में हमारा क्या हो रहा है कि एटम जो है, एक लार्जर एटम जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है? दो स्मॉलर वन में टूट जा रहा है, दो स्मॉलर एटम्स में टूट जा रहा है कि नहीं? देख रहे हैं आप, फिगर में ही देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? दो छुटके आते हैं, टू स्मॉलर एटम्स
ठीक है, और ये क्या कर लेते हैं, एक बड़ा एटम बना लेते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स से प्रभावित है ये। ठीक, जब कोई बड़ा दल होता है तो उसको दो में तोड़ दिया जाता है, दो में, और जब जो छोटे छोटे होते हैं तो आपस में मिलके सरकार बना लेते हैं। हमारी पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है और ऐसे ही फिजन और फ्यूज़न चलता है। तो देखते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे आप ये प्रोसेस देख रहे हैं हमारा न्यूक्लियर फिजन का, ये हमारा न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है, नाभिकीय विखंडन का प्रोसेस है। यहाँ पे हमने न्यूट्रॉन का अटैक कराया है, हमने न्यूट्रॉन का अटैक कराया। किस पर कराया है, यूरेनियम पर कराया। किस पर, यूरेनियम पर कराया है। इसको आप यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए डिफरेंशिएशन पर्पस से। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, न्यूट्रॉन का अटैक किस पे कराया, यूरेनियम पे कराया। और जब यूरेनियम पे कराया तो यूरेनियम क्या हुआ, ये फर्दर अटैक के बाद में क्या हुआ, ये दो इसमें बड़े में टूट गया, बेरियम में और क्रिप्टॉन में। और साथ में कितने न्यूट्रॉन निकल गए, 3 न्यूट्रॉन भी निकले, साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकले। अब ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे, दूसरे पे अटैक करेंगे, इस तरह से श्रृंखला चलती रहेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फ्यूज़न की, नाभिकीय संलयन की, तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये आए ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, और ये आपस में क्या हुआ, टाइटेनियम और ड्यूटेरियम जो हैं वो आपस में क्या किए, मिल गए। ये आपस में मिल गए और मिल के क्या किए भाई लोग, एक बड़ा सा एटम बना दिए, एक बड़ा सा एटम बना दिए। ठीक है, और इनसे हीलियम और एक न्यूट्रॉन निकल रहा है, इनसे एक हीलियम और न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो इस तरीके से हम प्रोसेस इसमें देखते हैं। तो क्या होता क्या है इसमें, देखिए हमने 92 यूरेनियम 235 लिया, इस पर क्या करा दिया हमने, एक न्यूट्रॉन का अटैक करा दिया, एक न्यूट्रॉन का अटैक करा दिया। अब इस अटैक में थोड़ा सा ध्यान देना है, जब आप कहीं पर आक्रमण करने जाते हैं तो थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे अटैक में थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। ठीक है, बस उस प्लानिंग को देख लेते हैं। एक होता है स्लो अटैक, एक होता है स्लो अटैक, और एक होता है आओ न देखा ताओ, बस मारना है तो मारना है, बाद में चाहे जो हो, फास्ट अटैक। अब फास्ट अटैक वाले को में क्या होगा, गए तो थे अलग करने, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के तेजी तेजी चले गए। तो इसमें क्या होता है, फास्ट अटैक वाले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये गए तो थे क्या, अलग करने के लिए, लेकिन अगर करा दिया फास्ट अटैक, अगर करा दिया फास्ट अटैक तो भाई क्या होगा, इसका अलग तो करेगा नहीं, और वहीं पे शुरू हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे आपस में। बस आपस में दोनों मिल गए, आपस में दोनों मिल गए और अलग करने की कहानी ही ख़त्म हो गई। न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगर हम फास्ट अटैक कराएं तो ये प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर हम पूरी प्लानिंग के साथ में जाते हैं तो क्या होता है, प्लानिंग के साथ में जाने का मतलब स्लो अटैक से है। तो क्या होगा देखते हैं हम, 92 यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन का अटैक करा दिया हमने। कैसा अटैक कराया है, स्लो अटैक कराया है, स्लो अटैक। ठीक है, तब क्या बना हमारा, बेरियम और 141 ये, और क्रिप्टॉन बना, और क्रिप्टॉन बना हमारा। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन हमारे निकल गए, 3 न्यूट्रॉन हमारे निकल गए, और साथ में मिली एनर्जी अलग, साथ में मिली एनर्जी अलग। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से होता है कि अगर हम स्लो अटैक कराते हैं तब तो वो ब्रेक होगा। ठीक है, अगर हम स्लो अटैक कराएं तब तो वो ब्रेक होगा, अगर हमने गलती से फास्ट अटैक करा दिया तब तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये प्रोसेस होता है। अब देखिए, एक अगर जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भैया नाभिकीय प्रौद्योगिकी से आपका क्या मतलब है, ठीक है, कोई एक सिंपल सा यही क्वेश्चन कर ले कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी से आपका क्या तात्पर्य है,
तो उसको कर दीजिए कि भैया जिसके परमाणु में एक नाभिक होता है वही हम पूरा जब उसकी इस प्रोसेस वगैरह करते हैं तो वही होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में जो हम अभी देखे, इसमें क्या हुआ, हमने एक भारी नाभिक पर, एक भारी नाभिक पर क्या किया, धीमी गति से क्या भेजा, न्यूट्रॉन भेजा, एक ही न्यूट्रॉन भेजा है, ठीक। और जब ये न्यूट्रॉन भेजा तो भारी नाभिक क्या हुआ, से भेजा, तब भेजा तो क्या हुआ, जो हमारा भारी नाभिक था, भारी नाभिक क्या हुआ, दो छोटी नाभिकों में टूट गया, दो छोटे नाभिकों में, दो छोटे नाभिकों में टूट गया, ठीक है। और साथ में क्या हुआ, और साथ में क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन और निकले, 3 न्यूट्रॉन और निकले, और ऊर्जा भी निकली, ऊर्जा उत्पन्न कर हुई, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रोसेस में हुआ, नाभिकीय विखंडन में। तो इस तरीके की जो श्रृंखला होती है, ठीक है, इस तरीके की अगर जो श्रृंखला होती है, देखिए, तो अगर इसको बहुत ही कंट्रोल वे में, नियंत्रित तरीके से किया जाता है, अगर इसको नियंत्रित तरीके से किया जाता है, एक तो ये तरीका हो जाता है कि बहुत ही कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं, नियंत्रित तरीके से, और दूसरा है कि बहुत ही अनियंत्रित तरीके से कर रहे हैं, दूसरा है कि बहुत ही अनियंत्रित तरीके से कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कोई अनियंत्रित तरीके से हो, जब किया जाता है इसको, तो इस समय क्या होता है, बहुत ही कम समय में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अधिक ऊर्जा जो ये उत्पन्न होती है, ठीक है, इसको कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इस तरीके से अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड श्रृंखला अभिक्रिया। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने में, इसका प्रयोग होता है परमाणु बम बनाने में, एटम बम बनाने में, जिसका प्रयोग किया था किसने, अमेरिका ने, कहाँ पर, जापान में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इस तरीके से ये हो गया अनियंत्रित तरीका। लेकिन अगर अभिक्रिया को नियंत्रित तरीके से करते हैं, यदि अभिक्रिया को क्या करें, नियंत्रित तरीके से करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कुछ न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन ही अटैक कर रहे होते हैं, तो इनको न्यूट्रॉनों को कुछ को अवशोषित कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो श्रृंखला होती है बहुत ही नियंत्रित रहती है, श्रृंखला नियंत्रित रहती है, ठीक है। और इनका जो प्रयोग किया जाता है वो नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है, नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले और सब्जेक्टिव, तो दोनों को बता देंगे ना कि दोनों में, नाभिकीय संयंत्र में और नाभिकीय परमाणु बम में जो ऊर्जा जिस तरीके से रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस है, एक में नियंत्रित है, कंट्रोल्ड वे में है, एक में अनकंट्रोल्ड वे है। अनकंट्रोल्ड तो भैया बम ही होगा, एक बार गिरा तो भैया आज तक बेचारे जापान वाले भुगत रहे हैं। तो अनकंट्रोल्ड से बम बनेगा, ये तो आप जानते ही हैं, इसमें तो आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत तेज़ हैं। तो ये हमारे इस तरीके से क्या हुआ, न्यूट्रॉन का अटैक हुआ, एनर्जी निकली, एक लाइटर एलिमेंट यहाँ निकला, एक लाइटर एलिमेंट यहाँ निकला, फर्दर ये न्यूट्रॉन गया और ये न्यूट्रॉन फिर दूसरे को अटैक करता है। इस तरीके से श्रृंखला चलती रहती है हमारी, ठीक।
आइए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए, जैसे हमारा यूरेनियम जो है, जो यूरेनियम है, ये हमारा क्या होता है, इसके समस्थानिक पाए जाते हैं ना, ठीक है। तो देखिए, एक तो हमारा जैसे क्या हो जाता है, ये 92, यूरेनियम 233, सब आपने पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है ये, आपको हर एक चीज़ पता है। बस थोड़ा सा कभी कभी इतनी नई नई चीज़ें आ जाती हैं कि इन छोटी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में इन्हीं छोटी चीज़ों को उठा लिया जाता है। तो देखिए, इसमें जो है ये हमारा, ये ऑलमोस्ट अर्थ पर नेग्लेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा अर्थ पर नेग्लेक्टेड, इसलिए इस फिगर में भी आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नेग्लेक्टेड है। ये जो हमारा यूरेनियम 238 होता है, ये हम देखिए इसमें क्या लिखा है, भारी है ये इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 146 न्यूट्रॉन है इसमें, ठीक है। और अर्थ पर लगभग 99.3% है, ठीक है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है, इतना प्रभावी नहीं है, ये इतना प्रभावी नहीं है, ये भाई साहब प्रभावी नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, होते तो बहुत हैं नंबर में, लेकिन प्रभावी नहीं होते हैं। जैसे हमने जब कर्नाटक वॉर देखा था, तो वहाँ पे क्या थी, 500 की सेना थी और एक तरफ 10,000 की सेना थी, लेकिन 10,000 की सेना कुछ नहीं कर पाई थी नवाब की। तो वैसे यहाँ पे भी है, होते तो ज़्यादा हैं लेकिन प्रभावी उतने नहीं होते हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं तो देखिए, ये लाइटर हैं, ये लाइटर हैं और मोर एक्टिव हैं, भले कम हैं लेकिन ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। और 99.3% ये हुए तो भाई साहब ये 0.7% बचे कुछ, लेकिन कहते हैं कि बहुत कम भले हम हैं लेकिन हम प्रभाव में कम नहीं रहेंगे, प्रभाव में एक्टिव रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, तो हम यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर हम जैसे हमारा जो नेचुरल यूरेनियम मिल रहा है, जो हमको नेचुरल यूरेनियम मिलता है, प्राकृतिक यूरेनियम हमको जो मिलता है, इसमें अगर हम U235 ये ज़्यादा हमें प्रभावी है ना, इसकी मात्रा को अगर हम बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, इसको यूरेनियम को मतलब घटाते हुए हम प्राप्त कर सकते हैं नेचुरल में से। तो इस प्रक्रिया को जो हम कहते हैं वो कहते हैं यूरेनियम का संवर्धन, यूरेनियम का संवर्धन, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो यूरेनियम का संवर्धन आपसे कोई कहे तो U235 प्राप्त करना। जैसे कि हमने क्या देखा कि हमारा क्या क्या मिलता है, हमें 92U233 मिलता है, लेकिन इसके साथ में क्या है, ये नेग्लिजिबल है, ये नेग्लिजिबल है। फिर हमारा मिलता है 92U235 एक्टिव है बट परसेंटेज कम है। और 238 हमको बहुत मिलता है लेकिन उतना एक्टिव नहीं है, एक्टिवनेस इसकी कम है। तो ये जो हमारा 238 होता है, ठीक है, इसको जब हम इस तरीके से लेते हैं कि 235 में हमारा कन्वर्ट हो सके, तो ये हमारा 230 इसको प्रक्रिया को हम संवर्धन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। और जो हमारा परमाणु बम होता है, उसके लिए, परमाणु बम के लिए एटलीस्ट 10% मिनिमम यूरेनियम संवर्धन की आवश्यकता पड़ती है। यूरेनियम संवर्धन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि किस तरीके से हमारा क्या कह सकते हैं, नाभिकीय विखंडन और संलयन के विषय में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत में जो नाभिकीय रिएक्टर हैं उनके टाइप के विषय में। हम बात करते हैं किसकी, भारत में जो नाभिकीय रिएक्टर हैं उनके विषय में हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम भारत में किस प्रकार से नाभिकीय रिएक्टर है। तो देखिए, भारत में जो नाभिकीय रिएक्टर हमको मिलते हैं वो हमारा एक तो है
प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और एक है हमारा केवल प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, और एक है एडवांस हैवी वाटर। ठीक है, देखते हैं हम उनको क्या क्या है। ये हम बात करने जा रहे हैं नाभिकीय रिएक्टरों की। भारत में नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर की हम बात करने जा रहे हैं, और देखते हैं हम किस तरीके से हैं। तो भारत में जो हमें मिलते हैं, एक तो हमारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, दाबित भारी जल नाभिकीय संयंत्र, दाबित भारी जल नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है दाबित जल नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, तो जैसे अगर हम PHWR की बात करते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा, अगर हम केवल जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, हम न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के लिए कंट्रोल रॉड यूज़ करते हैं, कंट्रोल रॉड होती हैं, ये कंट्रोल रॉड न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और नॉर्मली ये क्या होता है, बेरियम की और बोरान और कैडमियम की बनी होती हैं, बोरान एंड कैडमियम की बनी होती हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इनमें हम मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, तो इन्हीं के आधार पर, ये कंट्रोल रॉड और मॉडरेटर के आधार पर ही इनका एक तरह से कह सकते हैं कि विभाजन किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरीके से है थोड़ा सा। एक हमारा यहीं पे AWHR भी है, एडवांस्ड। ठीक, देखते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं PHWR की, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर की, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ऐसे रिएक्टरों में क्या होता है, जो हमारा मॉडरेटर होता है और शीतलक होता है, वो हमारा होता है हैवी वाटर, भारी जल जो होता है, ये हमारा क्या होता है, मॉडरेटर एंड शीतलक। ठीक है, ये दोनों का कार्य कर रहा होता है। और ईंधन रूप में अगर हम बात करें, फ्यूल रूप में, ईंधन के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें प्राकृतिक यूरेनियम जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो हमारी नियंत्रक छड़ें होती हैं, कंट्रोल रॉड होती हैं, वो नॉर्मली बनी होती हैं किसकी, कंट्रोल छड़ जो हमारी होती है वो कैडमियम की बनी होती है, ठीक है, और इस कारण से इसको क्या, कैडमियम यूरेनियम रिएक्टर भी कहा जाता है, इसको कैडमियम यूरेनियम रिएक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो होता है। ठीक है, और भारत में जो मिलता है वो अधिकांश इसी टाइप का है, भारत में मैक्सिमम इसी टाइप का है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला हमने क्या देखा था, दाबित जल, भारी हट गया, जल आ गया, केवल भारी जल से दाबित जल हो गया, नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें शीतलक व मंदक, शीतलक मॉडरेटर और शीतलक और मंदक के रूप में सामान्य जल का प्रयोग होता है, इसमें सामान्य जल का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, और ईंधन के रूप में ध्यान दीजिएगा, फ्यूल के रूप में इसमें क्या होता है, इसमें 3% संवर्धित
3% संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग होता है। 3% संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग होता है। और परमाणु बम में हमने कितना परसेंटेज देखा था, याद रखिएगा 10%। ठीक है। और इसमें भी जो कंट्रोल रॉड है हमारा, इसमें भी हमारा जो कंट्रोल रॉड है वो कैडमियम की ही होती है, वो कैडमियम की होती है। ठीक है। और इसको ना अगर हम कहें तो ये आपदा की दृष्टि से बहुत जोखिम वाला माना जाता है, यह बहुत जोखिम वाला माना जाता है, क्योंकि इसमें संवर्धित यूरेनियम से अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ईंधन को भरने के लिए बार बार रिएक्टर को बंद करना पड़ता है, रिएक्टर को बार बार बंद करना पड़ता है, और हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा जोखिमपूर्ण माना जाता है। तीसरे को आइए देखते हैं हम तीसरे की बात करते हैं। किसकी है तीसरे की बात, AHWR एडवांस्ड, हम आ गए। तो इसमें क्या होता है, भारी जल को भी, हैवी वाटर यहाँ भी है, तो भारी जल क्या है, शीतलक रूप में यूज़ है, शीतलक और मंदक रूप में, शीतलक और मंदक रूप में भारी जल का प्रयोग हो रहा है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर फ्यूल के लिए थोरियम का यूज़ है, यहाँ पे फ्यूल के लिए थोरियम है। ठीक है। और थोरियम को परिवर्तित करते हैं हम और यूरेनियम में, और उसके बाद में नियंत्रण छड़ के लिए इसमें बोरान का प्रयोग करते हैं, नियंत्रण छड़ के लिए बोरान का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों में डिफरेंस आ गया, देख लीजिए। ठीक है। ये हमारी कंट्रोल रॉड हो गई। तो कंट्रोल रॉड अगर क्वेश्चन है कि बोरान का प्रयोग किस में होता है, तो AWHR में होता है, और थोरियम किस तरह से किस में यूज़ होता है, तो वो भी AWHR में होता है। और नॉर्मल में अगर आता है तो नॉर्मल में हम क्या करते हैं, नॉर्मल में हम यूरेनियम यूज़ करते हैं और कैडमियम यूज़ करते हैं। और देखिए इसमें किस तरीके से रिएक्शन होती है, जैसे ये 90TH23033 है, इसमें हमने बीटा हमारा निकला, 2 बीटा निकलते हैं, 2 बीटा निकल जाते हैं। ठीक है। अब 2 बीटा अगर निकलते हैं तो क्या होता है बताइए, बीटा के निकलने से क्या होता है, परमाणु संख्या और परमाणु भार में कितना डिफरेंस आता है, ये वही रहेगा, और यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पे 2 बीटा होता है, और भारत की दृष्टि से कोण से अगर देखें तो ये रिएक्टर बेहतर माना जाता है। ठीक है। क्योंकि भारत में केरल के तटीय क्षेत्रों में थोरियम की मात्रा पाई जाती है, केरल में थोरियम की मात्रा पाई जाती है, हमने ज्योग्राफी में इस चीज़ को देखा भी है। ठीक है। और इसमें क्या है, अब देख रहे हैं रेडियो सक्रियता के गुण भी नहीं होते हैं, इसमें रेडियो सक्रियता के गुण भी नहीं होते हैं, जिससे कि जो हमारा जोखिम हो रहा था कि इसमें दाबित जल में, वो भी यहाँ पर हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा AWHR में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, किससे, बाकी दोनों से। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कार्य के आधार पर नाभिकीय संयंत्रों का वर्गीकरण। ठीक है। कार्य के आधार पर नाभिकीय संयंत्रों का वर्गीकरण। तो इसमें हमारे जो आते हैं, एक हमारा आता है सामान्य नाभिकीय संयंत्र, सामान्य नाभिकीय संयंत्र। दूसरा हमारा आता है ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं सामान्य नाभिकीय संयंत्र में, तो ऐसे नाभिकीय संयंत्र जिसमें ईंधन रूप में विखंडनीय पदार्थ का प्रयोग होता है, ईंधन रूप में विखंडनीय पदार्थ का प्रयोग होता है, जैसा हमने अभी देखा। ठीक है। ईंधन रूप में। और इसमें अगर हम बात करें तो ब्रीडर रिएक्टर में, तो इसमें जनन क्षम्य फर्टाइल पदार्थों को ईंधन रूप में प्रयुक्त करते हैं, फर्टाइल पदार्थों को ईंधन रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है।
और इनका प्रयोग किस तरीके से होता है, इनको विखंडनीय पदार्थ में बदलने के लिए। जैसा अभी हमने थोरियम के केस में देखा था, पहले हम क्या करते हैं, फर्टाइल पदार्थ का यूज़ करके उसको विखंडनीय पदार्थ में परिवर्तित किया। विखंडनीय पदार्थ में परिवर्तित का मतलब जो हमारा इस तरीके का हो कि उसको यूरेनियम में एक तरह से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हमारा इस तरीके के फर्टाइल, बेसिक हमारा कुछ और था, उससे हमने यूरेनियम में कन्वर्ट किया, फिर उसको हम यूज़ किए। तो इस तरीके के हमारे ब्रीडर रिएक्टर में चलते हैं। और अगर हम बात करें तो इस रिएक्टर में, ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं, यहाँ पर मंदक प्रयोग नहीं होता है, मंदक का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और इनका जो प्रयोग होता है वो विद्युत के साथ साथ परमाणु कार्यक्रम दोनों में होता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के रिएक्टरों में मंदक का प्रयोग नहीं होता है, तो ब्रीडर रिएक्टरों में हमारा मंदक का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद में हम अब जो देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, वो होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन देखेंगे हमने विखंडन की बात कर ली, और ITER हम देखेंगे, वो हम दोनों देखेंगे कब, नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं हम। थैंक यू। ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोट्स बनाते रहिए और एग्ज़ाम को क्लियर करिए, और इस तरीके से बने रहिए चैनल के साथ में। अपने दोस्तों को भी जोड़िए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।